नमस्कार, ईमार साहब के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के दूसरे अध्याय विज्ञान विषय में अम्ल व क्षारकों के प्रकार और रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं अम्ल व क्षारकों के प्रकार और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के प्रकार की। तो हमारे पास अम्ल और क्षार, देखिए अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, उसी तरह क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल का मतलब इनके पास पावर है, ठीक है, और दुर्बल का मतलब ये कमज़ोर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रबल अम्ल क्या है। तो देखिए, परिभाषा की बात करें तो वे अम्ल जो जल में पूर्ण वियोजित होकर अधिक H+ आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का गुण होता है वो, ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि वो टूटकर H+ आयन देता है, ये उसका गुण है, इसीलिए वो अम्ल कहलाता है। तो ज़्यादा H+ देगा वो प्रबल अम्ल कहलाएगा, जैसे कि H2SO4 HCl, ये प्रबल अम्ल है। ये जब जल में डाले जाते हैं तो टूटकर ज़्यादा H+ देते हैं। तो दुर्बल अम्ल कौन से हैं? वे अम्ल जो जल में आंशिक वियोजित होकर कम H+ आयन देते हैं। आंशिक वियोजित का मतलब वो पूरी तरह जल में टूट नहीं पाते, आयनित नहीं हो पाते, वियोजित नहीं हो पाते, वो कम H+ आयन देते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं क्षार की। तो प्रबल क्षार की परिभाषा ठीक वैसी ही है जैसे कि प्रबल अम्ल की परिभाषा है। वे क्षार जो जल में पूर्ण वियोजित होकर अधिक OH- आयन देते हैं, जैसे NaOH। ठीक है, तो क्षार हमें जल में OH- आयन देते हैं, इसीलिए जो ज़्यादा OH- आयन देगा वो प्रबल क्षार होगा। दूसरी तरफ दुर्बल क्षार, वे क्षार जो जल में आंशिक वियोजित होकर कम OH- आयन देते हैं, जैसे NH4OH, ये दुर्बल क्षार कहलाएंगे। तो ये बात हुई अम्ल के और क्षार के प्रकारों के बारे में। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि प्रबल और दुर्बल आखिर है क्या, कैसे हमने प्रबल माना, कैसे हमने दुर्बल माना। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, माना कि मैंने AB, ये कोई अम्ल लिया, और इस अम्ल को मैंने क्या किया, एक बीकर में डाल दिया। जो ही, जिसमें जल था पहले से, जो ही मैं इस अम्ल को जल के साथ मिलाऊंगा, ये अम्ल टूट जाएगा A+ और B- में। ये तो हम जानते हैं कि अम्ल जो है वो जल में डालते ही वियोजित हो जाता है, आयनित हो जाता है। आयनित का मतलब है कि AB जो अम्ल था वो अपने आयनों A+ व B- में टूट गया है। इस A+ और B- में टूटना ही आयनन या वियोजित होना कहलाता है। हम मानते हैं कि हमने 100 AB के अणु लिए। AB जो अम्ल है, ऐसे 100 अणु हमने लिए। तो जो ही जल में डाला जाएगा इसको, तो हमें 100 A+ और 100 ही B+ मिल जाएंगे। इसका मतलब जितना AB जल में डाला गया, AB के 100 अणु जल में डाले गए, 100 के 100 टूट गए, इसीलिए हमें 100 A+ और 100 ही B- मिले हैं। ठीक है, तो ये AB पूरी तरह जल में टूट चुका है, इसके सभी अणु जल में टूट चुके हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, दूसरी ओर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इस बार फिर एक AB अम्ल लेता हूँ, ठीक है, और इसके भी 100 अणु लेता हूँ, इसके भी 100 अणु लेता हूँ। तो देखिए, इसके 100 अणु लेने पर ये भी A+ और B- में टूटेगा, और यहाँ पर A+ के 50 और B- के मुझे 50 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ AB के 50 अणु ही टूटे हैं, 50 A+ मिले हैं और 50 ही B- मिले हैं। ठीक है, तो बाकी 50 AB के कहाँ गए? वो 50 AB के कण जैसे थे वैसे ही मौजूद हैं, बाकी 50 वैसे ही मौजूद हैं। तो इसका मतलब AB के जब 100 अणु लिए गए तो 50 तो टूटकर मुझे मिल गए जल में A+ और B- के रूप में, और 50 अणु वैसे के वैसे ही रह गए। इसका मतलब AB पूरी तरह टूटा नहीं है, आधा ही टूटा है, आधा बच गया। तो इस प्रकार के अम्ल को कहा जाता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो ये बात हुई प्रबल और दुर्बल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल व क्षारों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी है और कैसे है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले धातु के साथ अभिक्रिया। सबसे पहली है धातु के साथ अम्ल और क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। माना कि HCl अम्ल
और जिंक धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं, हम एक अभिक्रिया मान लेते हैं HCl और Zn। जब ये अभिक्रिया करेंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ये बनाएंगे, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ये बनाएंगे। तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस निकली है बाहर, इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई अम्ल ने जब धातु से अभिक्रिया की तो गैस तो रंगहीन होती है, बाहर निकल जाती है, ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो अगर इस निकलती हुई गैस के पास जलती हुई तीली ले जाई जाए तो वह नीली लो के साथ फट फट की आवाज़ के साथ जलती है, जिससे पता चल जाता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का प्रयोग घर पर या बिना प्रिकॉशंस के नहीं किया जा सकता। ये प्रयोग शिक्षक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस स्वयं ज्वलनशील है और विस्फोट के साथ भी जल सकती है। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे बात करते हैं। जब क्षार धातु से अभिक्रिया करते हैं तो वे भी लवण और हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण करते हैं। मान लीजिए एक क्षार NaOH लिया और इसकी जिंक से अभिक्रिया करवाई तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निर्मित होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, आप देख रहे होंगे कि HCl और जिंक आपस में मिले, जिंक क्लोराइड और H2 बन गया। ये समीकरण कैसे हुई, कैसे बनी, तो इसका भी हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है। आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि ये समीकरणें कैसे बनाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली हमारी है अम्लों की धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाए तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ HCl और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, एक सीधी सी बात है कि जब भी धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती ही निकलती है। दूसरी ओर अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई जाए तो भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। उदाहरण के लिए HCl की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई जाए तो सोडियम क्लोराइड, H2O और CO2 ये बाहर निकलते हैं। इन दोनों ही अभिक्रियाओं में निकली जो CO2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे भी उपयोग किया जा सकता है। तो कैसे, देखिए हमने अभी समीकरण पढ़ी है कि जब HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या काम आती है? अगर बुझा हुआ चूना लिया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको चूने का पानी भी कहा जाता है, सफ़ेदी भी कहा जाता है, जो हम दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं वो बुझा हुआ चूना ही होता है। और इस बुझे हुए चूने में हम मिलाएं ये जो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो ही इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, ये चूने का पानी जो एकदम साफ होता है ये दूधिया हो जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3+H2O। ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की बात हमने पहले पार्ट के वीडियो में भी की थी कि जब हम दीवार पर सफ़ेदी करते हैं तो वो बुझा हुआ चूना दीवार पर लेपते हैं और पहले या दूसरे दिन जब हाथ लगाते हैं तो सफ़ेदी उतर जाती है, हाथ सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो हमने सफ़ेदी की है उस पर हाथ लगाने पर वो सफ़ेद नहीं होती, मजबूत हो जाती है। उसका कारण क्या बताया था कि जब भी बुझे हुए चूने की सफ़ेदी के रूप में दीवार पर लेपित किया जाता है तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड उससे अभिक्रिया करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। यहाँ भी हम उसी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं कि बुझे हुए चूने में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना है, इस विलयन में अगर आप और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, ऊपर से ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित कर दो, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो एक अभिक्रिया में CO2 निकली है वो दूसरी अभिक्रिया में निकली है वो तीसरी अभिक्रिया में इस प्रकार CO2 को काम में लिया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगली है अम्ल की क्षार से अभिक्रिया। अम्ल और क्षार दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और जल का निर्माण करते हैं। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम। HCl अम्ल है और NaOH क्षार है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये अभिक्रिया करेंगे तो NaCl और H2O का निर्माण करते हैं। नमक और या लवण और जल का निर्माण
करते हैं। तो एक बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने वाली ये है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब ये, जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ना तो अब जो लवण बनेगा वो उस पर ज़्यादा अम्ल का प्रभाव रहेगा, ना ही क्षार का प्रभाव रहेगा। ये एक दूसरे को उदासीन करने का काम करते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कही जाती है। अगर आपको पूछा जाए कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, तो आप परिभाषा और ये अम्ल व क्षार की अभिक्रिया का उदाहरण भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे। देखिए, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो लवण और जल बनाते हैं, ये हमने बात कर ली। लेकिन हम जानते हैं कि अम्ल कई प्रकार के हो सकते हैं, क्षार कई प्रकार के हो सकते हैं। तो इनकी अभिक्रिया कैसे होगी? देखिए, माना कि मैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाता हूँ। दोनों ही प्रबल है, एक दूसरे से पूरी तरह लड़ेंगे और विलयन को पूरी तरह उदासीन कर देंगे। तो जो लवण बनेगा वो पूरा उदासीन प्रवृत्ति का होगा। दूसरी ओर मैं मानता हूँ कि मैंने अब की बार अम्ल प्रबल लिया है, क्षार दुर्बल लिया है। तो अम्ल प्रबल है, उसके पास पावर ज़्यादा है, क्षार दुर्बल है, वो कमज़ोर है। तो जो लवण बनेगा उस पर अम्ल का प्रभाव रहेगा और वो लवण अम्लीय प्रवृत्ति का कहलाएगा। तीसरा, अगर मैं अम्ल दुर्बल लूँ और क्षार प्रबल लूँ तो यहाँ पर क्षार की प्रबलता ज़्यादा है, तो अम्ल कमज़ोर है, तो जो लवण बनेगा वो क्षारीय प्रवृत्ति का बनेगा। और अगर मैं दोनों ही दुर्बल लूँ तो इस स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि लवण क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, क्योंकि कौन कितना दुर्बल है इसे इस प्रकार से नहीं नापा जा सकता। तो इस प्रकार जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, जो लवण बनते हैं वो लवण उदासीन भी हो सकते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। तो ये कहना गलत है कि लवण उदासीन प्रकृति के होते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन सभी प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। अब देखिए एक सवाल, ग्वाला दूध में क्षारीय पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा मिलाता है क्यों? जो दूध का ग्वाला होता है वो क्या करता है, दूध में बेकिंग सोडा जो कि क्षारीय पदार्थ है वो मिला लेता है। क्यों मिलाता है, इससे क्या फ़ायदा है उसको? देखिए, दूध फटता क्यों है, हम इस प्रक्रिया को जब समझेंगे तो ये सवाल भी हमारे समझ में आएगा। दूध जब काफ़ी देर तक, लंबे समय तक पड़ा रहता है तो दूध खट्टा होना शुरू होता है। दूध खट्टा होना शुरू होता है, इसका मतलब दूध में अम्ल का निर्माण होता है, और जो ही दूध में अम्ल का निर्माण होता है दूध फट जाता है। ये है दूध के फटने की प्रक्रिया। जब दूध में अम्ल का निर्माण होगा तो दूध फट जाएगा। अब मान लीजिए अम्ल का निर्माण दूध में हो रहा है, अगर हम उस अम्ल के निर्माण को रोक दें या कुछ समय के लिए उसको रोक दें तो दूध ज़्यादा समय तक टिकाऊ रह जाएगा। तो इसलिए ग्वाले क्या करते हैं, दूध में पहले ही क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। तो जब उसमें अम्ल का निर्माण हो शुरुआत में तो ये क्षार जो है अम्ल को उदासीन करता रहे और दूध जो है वो ज़्यादा समय तक चल जाए। इसीलिए ग्वाले दूध में क्षारीय पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा मिला देते हैं, खाने का सोडा जिसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, जिससे दूध लंबे समय तक फटता नहीं है, खराब नहीं होता, खट्टा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड से अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो देखिए, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये सेम वैसी अभिक्रिया है जैसे कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया या अम्ल या क्षार की अभिक्रिया थी। जैसे मान लीजिए HCl और Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का है, ठीक है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है वो अम्ल और क्षार जैसी अभिक्रिया होगी और फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होगा, NaCl और H2O का निर्माण होगा। यहाँ कहने को तो धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जितने भी धातुओं के ऑक्साइड है वो सारे के सारे क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए यहाँ पर धातु ऑक्साइड जो क्षारीय प्रवृत्ति का है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया की तरह अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें क्षार की अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, कोई क्षार है वो अधातु ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करे तो लवण और जल बनेंगे। यहाँ भी सेम वही अभिक्रिया है। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है, उससे अभिक्रिया तो करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और जल का निर्माण यहाँ पर होता है। तो क्षार की भी अधातु से अभिक्रिया जो है, क्योंकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय है, यहाँ भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है। तो इस प्रकार क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो अगर आपको ई मार्ट साहब का हमारा YouTube चैनल पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।